आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसके में उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिस आवेश के कारण यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। क्योंकि इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत जो है, जो उनसा आवेश है, उसे कहते हैं स्रोत आवेश। और अन्य आवेशित कण जो क्या है कि उस आवेश कारण उत्पन्न क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षण आवेश के ऊपर ये हल्का सा स्टार बना हुआ है। स्टार की परिभाषा यानी कि इसकी अलग परिभाषा होगी जो कि हमेशा स्टार बना के बुक में नीचे लिखी रहती है। तो परीक्षण आवेश क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। यानी परीक्षण आवेश क्या होता है कि परीक्षण आवेश होता है धनात्मक, और इसका आवेश इतना कम होता है कि जो स्रोत आवेश है जिसे हम Q मान के चलते हैं तो उसके जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके क्षेत्र में, क्योंकि अगर ये भी आवेश है, ये भी अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और स्रोत आवेश है वो भी अपना स्रोत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसका क्षेत्र की वैल्यू बिल्कुल न्यून होती है जिससे उसके क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र नापते हैं तो बिल्कुल शुद्ध निकल के आता है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस प्रकार से निकलेगी। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान वैद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। अब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें नापनी है तो क्या है, हम वहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश रखेंगे। उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो गणितीय रूप में से लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर या एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखिए Q है, आवेश है, यह सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, और बल है, इसके ऊपर चिन्ह भी लगा हुआ है, ये सदिश राशि है। तो इससे क्या है, क्षेत्र भी हमारा सदिश राशि ही हुआ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, बल F एक सदिश राशि है तथा आवेश Q एक अदिश राशि है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी एक सदिश राशि होगी तथा इसकी दिशा वही होगी जो बल F की दिशा है। अब देखिए जो हमारा परीक्षण आवेश कैसा है, धनात्मक है, और अगर हमारा स्रोत आवेश भी अगर धनात्मक हुआ तो ये हमारा स्रोत आवेश है Q और ये हमारा परीक्षण आवेश है Q0, और ये भी अगर धनात्मक है तो बल की दिशा किस प्रकार से होगी? कूलॉम के नियम के अनुसार क्रिया रेखा का अनुदिश दूर की ओर। तो यहाँ पर जो ये दिशा है, लगने वाले F बल की दिशा है, तो यही दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा भी यही होगी। अर्थात जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, यानी कि धन आवेश से प्रतिकर्षित करेगा, जिस दिशा में दूर की ओर जाएगा वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब देखिए यदि परीक्षण आवेश धन ना होकर ऋण हो तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा E की दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। इसे हम ऐसे समझते हैं, देखिए ये हमारा आवेश था धन आवेश, और जो हमारा परीक्षण आवेश है Q0 वो है हमारा ऋण। अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा। Q0 क्या है, इस तरफ आने का प्रयत्न करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। Q आवेश इस तरफ आने का प्रयत्न करेगा तो बल की दिशा किस तरफ हो गई? इस तरफ हो गई, लेकिन हमारे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है किस तरफ होगी? इसके विपरीत। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा वाले टॉपिक में हम समझा चुके हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही दर्शाती हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर
ये हमेशा इस प्रकार से रहेगी। और अगर दोनों तरफ धन है तो उसका भी डायग्राम बताया था, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से दूर दूर चले जाते हैं तो इसकी दिशा क्या है, धन आवेश की गति की दिशा को ही प्रदर्शित करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि धन आवेश के गति की दिशा में अगर परीक्षण आवेश धन आवेश है तो उसकी दिशा में ही हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि बल की दिशा और क्षेत्र की दिशा दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। जैसे बल F है, यहाँ पर Q है धन का और यहाँ पर Q0 है धन का, तो जो दिशा हमारी बल की होगी वही हमारे E की होगी। लेकिन अगर परीक्षण आवेश हमारा Q0 यहाँ पर माइनस का है तो अभी आप देखिए माइनस पर क्या होता है, आकर्षण बल लगेगा धन के कारण, तो ये इस दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बल के विपरीत दिशा में होगी। यानी कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है और ऋण आवेश की तरफ होती है। वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। वैद्युत बल रेखा का टॉपिक पूरा समझ चुके होंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है और इसमें कोई ज़्यादा खास पॉइंट भी नहीं है जिससे आपको परेशानी हो। अभी देखिए मात्रक निकालना तो आप भली बात ही जानते ही होंगे। यदि बल का मात्रक न्यूटन है तथा आवेश का मात्रक कूलाम है तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। यहाँ पर बल का न्यूटन, नीचे कूलाम, तो ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। अभी देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। अभी कोई एक आवेश था, जैसे यहाँ पर धन Q, और इसका परीक्षण आवेश अभी हम लेके चल रहे थे, अभी हम कोई अन्य आवेश लेकर चल रहे हैं, ये इसके वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो इस पर जो बल लग रहा है उसका मान कैसे निकालेंगे, ये सूत्र आपने यहाँ पर दिया था, यहीं पर हम थोड़ा सुधार कर लें पक्षांतर करके, तो हमें क्या मिल गया आ जाएगा, F=Q0E मिल गया। अब परीक्षण आवेश जगह पर हमने कोई अन्य आवेश लिया हुआ है तो उस प्रकार से उसका मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात होने पर, जैसे इस क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमें पता है यहाँ पर कितनी है, दूरी के हिसाब से होती है। अभी आगे इसका जब वो निकालेंगे डेरिवेशन तब आप समझेंगे। अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और यहाँ पर ही हमारा Q आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, इसी सूत्र से निकल के आ जाएगा, F=QE। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E ज्ञात होने पर हमें उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश Q पर लगने वाला बल F को निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, F=QE। वही यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि E की परिभाषा है किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो वही बल बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणे आवेश। और इसकी विमा निकालना बिल्कुल आसान है, आप लोग जानते होंगे, ये MKS पद्धति में चलेगा। और जो आवेश की विमा होती है वो निकलती है Q=IT से। तो I की क्या हो गया, एम्पियर, और T का हो गया समय, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर AT। और बल की विमा आप जानते ही mLT-2/AT, तो ये क्या निकल के आएगी, mLT⁻³ अब हम यहाँ पर देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। सूत्र बिल्कुल सरल है, ये उसकी परिभाषा है, E=F1Q0। और ये हम जो हमारी लैंग्वेज है उसे लिखेंगे कि हमने किसे क्या माना है। ये हमारा मूल आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इसकी दूरी R है, बिंदु O पर उपस्थित है, बिंदु P पर उपस्थित है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमारा कूलाम का सूत्र ये है, परिभाषा इसकी क्या है, E=F1Q0, यानी कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। बस यहाँ पर बल की जो वैल्यू है यहाँ से उठाकर यहाँ पर हमें पुट करनी है, और Q0 से यहाँ Q0 कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/4πε0K Q/R²। बिल्कुल सरल है इसका निगमन। और दिशाएं यहाँ पर जो बता रखी हैं वही विद्युत बल रेखाओं के अनुरूप ही हैं सारी। चलो पढ़ते हैं। माना कि धन Q कूलाम का आवेश। अभी देखिए लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, अब बस आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप इसकी लैंग्वेज अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। लिखिए, देखिए, माना कि धन Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर, यहाँ पर इस बिंदु का नाम रख दिया है, बिंदु O पर स्थित है, जिसका परावैद्यांक K है। किसका है, माध्यम का। किसी ऐसे माध्यम पर बिंदु O पर स्थित है
जिसका परावैद्युतांक k है। आवेश कौन सा था? धनात्मक आवेश धन q। अब धन q है तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? इससे दूर की तरफ जाएंगी। आवेश धन q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से, अब कोई आवेश है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसी विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र कहाँ तक उत्पन्न होता है? आपने वैद्युत बल रेखाएं जब पढ़ी थी उसमें परिभाषा दी थी कि जब इसके पास धनावेश पास कोई अन्य धनावेश ना है तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश क्या है? अनंत तक चला जाएगा, कोई इसकी कोई वो सीमा नहीं। यानी कि कोई आवेश उत्पन्न अगर रखा है किसी माध्यम में तो उसका जो क्षेत्र है वो अनंत तक होगा। बस ये फर्क ये है कि यहाँ पर थोड़ा मात्रा अधिक होगी और धीरे धीरे मात्रा कम होती चली जाएगी। वो किस प्रकार से कम होगी कि ये यहाँ पर व्युत्क्रम वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। जितनी जितनी दूरी बढ़ेगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो क्या है, अब बिंदु O पर हमारा जो आवेश रखा था उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ये दूरी r है, इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। P पर क्या है? एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। परीक्षण आवेश ले लेते हैं कि हमको इसकी जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है एकदम ठीक निकल के आए। ये नहीं है इसके प्रभाव से अधिक वैल्यू होगी तो इसका भी अपना प्रभाव होगा, इसका भी अपना प्रभाव होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्पष्ट नहीं निकलेगी, थोड़ा इसमें हेरफेर हो जाता है। तो क्या है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर? हमें P पर, और P पर ही हमारा ये आवेश रखा हुआ Q0। तो कूलाम के नियम से क्या है, इन पर लगने वाला बल कितना होगा? दोनों धन आवेश हैं तो बल होगा, बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षण। वही सिंपल है, F बराबर 1/4πε0 के। वहाँ पर Q1 Q2 था, यहाँ पर Q1 की जगह पर धन Q ले लिया और Q2 जगह पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है अपॉन r²। अब इसकी परिभाषा क्या था? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q0, या फिर Q0 पर लगने वाले Q0 आवेश पर धन Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा? F=QE सूत्र दिया था उसमें, यहाँ पर F=QE सूत्र दिया हुआ है, ये F=QE। वैसे ही तो E=F/Q0, तो इस Q0 से हमारा ये Q0 हट गया तो क्या निकल के आया? E=1/4πε0 के Q/r²। अब ये जो निर्वात विद्युतशीलता परावैद्युतांक है K, अगर निर्वात में या वायु में उपस्थित है K 1 मान लिया तो क्या निकल के आया? 1/4πε0 Q/r²। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम। F का न्यूटन, Q0 का कूलाम, तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। और इसकी वैल्यू हमें याद करनी है, शायद आपने याद कर भी ली होगी, याद भी रखनी चाहिए। 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, परीक्षण धन Q0 पर आवेश धन Q के कारण लगने वाला बल प्रतिकर्षण है, क्योंकि दोनों के आवेश समान सजाती हैं, जिसकी दिशा OP है, O से P की ओर दूर की ओर है। अतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी OP ही होगी। इस दिशा में अगर ऋण आवेश होता तो भी इसकी दिशा वही होती, लेकिन लगने वाले बल की दिशा इस तरफ हो जाती। अगर यहाँ पर जैसे बता चुके हैं, अगर यहाँ पर ऋण Q होता तो इस पर लगने वाला बल की दिशा ये होती, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धन Q से दूर की ओर होगी, वो हमेशा यही रहेगी। ठीक है, वही अगर ऋण Q होता तो दिशा वही होती, बता चुके हैं। अब देखिए, यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश उपस्थित हैं, कई Q1 Q2 Q3 विद्यमान हों, तब उस स्थान के किसी बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश वही तीव्रता उत्पन्न करेगा जो वह अन्य बिंदु आवेशों की अनुपस्थिति में करता है। अब क्योंकि इनके सदिश योग होता है तो जब प्रभाव सब आवेश अपना अपना लगाएंगे तो उनके घटकों का योग किया जाता है, तो उनके अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश उपस्थित हैं वो अपना प्रभाव डाल लेंगे, उनका घटक होगा। तो किस प्रकार घटक होगा? परिणामी दिशा होगी, वही बल रेखा हमने बताया था, उसमें आप बुक में लिखा हुआ था कि एक ही दिशा होती है। जैसे यहाँ पर धन है, यहाँ पर Q है, कि विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी तो वहाँ पर क्या है,
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं होंगी, लगने वाले बल की दिशाएं 2 होंगी। दिशाएं तो 2 होती ही हैं, जितने आवेश उपस्थित होंगे उनके कारण होगी। अब यहाँ पर क्या है, धन से दूर की ओर एक दिशा लग रही है और ये ऋण आवेश है, तो इस पर क्या है, इस दिशा में एक लग रही है, तो हमारा कण क्या है, परिणामी दिशा में गति कर रहा है। तो अगर अन्य बहुत से आवेश उपस्थित हैं यहाँ पर, तो सबके कारण अपना अपना बल लगेगा। जैसे यहाँ पर एक और आवेश उपस्थित था, तो इसके कारण भी अपना एक बल लगेगा। अब ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना अपना बल लगा रहे हैं, लेकिन जब इनका सबका परिणामी निकालेंगे सदिश विधि से, तो वह उसकी दिशा होगी और जो इतना परिणामी निकलेगा उस दिशा में वह गति करेगा, जिस दिशा में परिणामी निकल के आए। तो उसमें थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ा सुधार करना चाहिए, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि दिशाएं बहुत होंगी, लेकिन परिणामी दिशा में हमारा जो धन आवेश है, परीक्षण आवेश है, वह गति करता है। तो अब हम कहाँ पर पहुँच गए थे, ये देखिए, Q1 Q2 Q3 विद्यमान हो तो प्रत्येक बिंदु आवेश वही तीव्रता उत्पन्न करता है जो कि अन्य बिंदु आवेशों की उपस्थिति में करता है। जैसे मान लिया जैसे यहाँ पर धन Q आवेश उपस्थित है यहाँ पर, और यहाँ पर Q0 हमारा आवेश उपस्थित है। जब ये दोनों आवेश उपस्थित थे, बिल्कुल स्वतंत्र थे, कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं था, तो भी इसका बल किस दिशा में लग रहा था, इस दिशा में। अब मान लिया ये Q1 है और अन्य एक आवेश उपस्थित है, ये Q2 है, तो ये अगर बल यहाँ पर आवेश उपस्थित ना होता तब भी इसकी दिशा यही होती, और उपस्थित है तो भी इसकी दिशा यही होगी। अब क्योंकि धन है तो क्या है, दूर की ओर होगी। मान लिया यहाँ पर जैसे -Q3 आवेश है, तो किस प्रकार से होगी, ये धन है, धन से ऋण की ओर होगी, तो क्या है, इस प्रकार से इसकी दिशा होगी। अब चाहे ये आवेश उपस्थित हों या ना हो, अगर उपस्थित नहीं होते, जैसे ये दोनों आवेश उपस्थित नहीं होते, तो कण क्या है, सीधा हमारा इस दिशा में गति कर जाता। अब ये भी आवेश उपस्थित है, तो अब क्या है, इनके परिणामी कारण बीच में कहीं ये गति करेगा। अब ये उपस्थित है तो ये इस दिशा में लग रहा है बल, तो इसके बीच में कहीं इसका कोई निकल के आएगा परिणामी, ये उस दिशा में गति करेगा। लेकिन इनके सबके अपने अपने स्वतंत्र प्रभाव होंगे, और जो कण है उन सबके परिणामी के कारण एक दिशा में गति करेगा। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुपस्थिति में करता है, अतः उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विभिन्न आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 के सदिश योग के बराबर होगा। अब इनका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जब वो सदिश विधि से जोड़े जाएंगे तो उनकी वही दिशा जोड़ी जाती है, तो इन्हें बिल्कुल स्वतंत्र मान लिया जाता है कि अन्य आवेश उपस्थित हो या ना हो, फिर भी वे उतना ही बल लगाते हैं, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो परिणामी की दिशा में होती है। अभी इस टॉपिक में कुछ पॉइंट निकल के आए हैं, जैसे जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं या क्षेत्र आवेश कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि जिससे कारण उत्पन्न होता है, ऐसे यहाँ पर धन Q0 था, यहाँ पर धन Q था, तो ये हमारा स्रोत आवेश, और Q0 है, ये है हमारा परीक्षण आवेश धन है, और ये क्षेत्र की दिशा दूर की ओर हो गई। और दूसरा पॉइंट है हमारा, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक धन आवेश की कल्पना कीजिए। देखिए कि स्रोत आवेश के प्रभाव के कारण यह धन आवेश क्षेत्र आवेश से दूर जाएगा अथवा पास आएगा। यही दिशा जिसमें यह काल्पनिक धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या बताई थी, बिल्कुल सरल, मैंने वही बताया था कि बस यही पॉइंट गौर करने का है कि धन आवेश के चलने की गति को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी अगर आपका जैसे स्रोत आवेश अगर आपका धन है और परीक्षण आवेश आपका ये भी धन है, तो क्या है, रेखाएं दूर जाएंगी। और अगर ये स्रोत आवेश आपका, अगर ये आपका ऐसा स्रोत आवेश जो है ऋण का है और धन आवेश परीक्षण आवेश हमारा धन का है Q0, तो रेखाएं किस तरफ आएंगी, इस तरफ। वही बता चुके हैं सब कुछ, विद्युत बल रेखा में पूरा टॉपिक बता चुके हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में धन Q आवेश पर बल F = QE क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वही है। और ऋण Q आवेश पर बल दोनों के बराबर हैं, क्योंकि ये सिर्फ आवेश पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो क्या है, अगर आवेश ऋण है
तो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। इस कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, क्या वैसे का द्रव्यमान m है तो F=ma होता है, वही A=F/m, F की वैल्यू QE/m भी बल की दिशा में उत्पन्न होगा। जिस दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा तो कण की गति भी उसी दिशा में होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वैद्युत बल के कारण किसी आवेशित कण के भार को संतुलित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि भार हमेशा क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है, भार हमेशा नीचे की ओर गति करता है और आवेश जैसा होगा, जैसा क्षेत्र होगा, क्षेत्र की दिशा में धनावेश गति करेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश गति करेगा। भार की दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, अतः वैद्युत बल QE ऊपर की ओर लगना चाहिए। जब QE ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, तभी तो ये दोनों संतुलित हो जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये संतुलित हो जाएंगे, बस कण वहीं पर आपका रुक जाएगा। अब अगर कोई आवेश धनात्मक है तो क्षेत्र की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्र की दिशा में ये गति करेगा। और आवेश ऋण है तो ये क्या है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। जब ऊपर से नीचे की ओर लगाया जाएगा क्षेत्र तो ये विपरीत दिशा में गति करेगा, लेकिन जो भार होता है वह सदैव नीचे, mg हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो यही आपके उसमें बताया था मैंने कि जो बलों, किसी आवेश कारण उत्पन्न बलों का सदिश योग, तो उसमें क्या है, आवेश जो है हमेशा, आवेश की प्रकृति क्या उसमें बताई थी कि दो प्रकार की होती है, इसी कारण वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षित करेंगे, समान प्रकार के विपरीत। लेकिन द्रव्यमान क्या है, हमेशा सदैव एक प्रकार का होता है और द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करता है। तो इससे हम आप क्षेत्र की दिशा और द्रव्यमान की दिशा दोनों को संतुलित करेंगे और जो भी सूत्र हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल के आएंगे। जैसे नीचे की ओर लगने वाला बल आपका क्या है, F=mg, और जब इसे संतुलित करना है तो ऊपर की ओर हमारा बल क्या लगेगा, F=QE। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसा हमारा आवेश है, द्रव्यमान का तो हमेशा नीचे ही जाना है, और आवेश को संतुलित करने के लिए इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र E, अगर आवेश धन है तो क्षेत्र की दिशा में होगा, और अगर आवेश यह है धन की आवेश के लिए और ऋण की आवेश के लिए क्षेत्र की दिशा को नीचे करना पड़ेगा, तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत में ऋण की आवेश गति करेगा और ये आपस में संतुलित हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण निकल के आ रहा है। इससे इसे आप नोट कर लें या समझ लें, समझना ज़रूरी है, नोट कर लें, याद करते रहें, पढ़ते रहें। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। इससे संबंधित सारे प्रश्न बिल्कुल सरल सरल हैं, आप लोग लगा लें। अब कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। आज वीडियो ख़त्म होती है।